हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th की ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी डिस्कस करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लाइफ लाइन्स का क्या मतलब है यहाँ पे। तो नेशनल इकोनॉमी में लाइफ लाइन्स का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए पहले आप ये समझिए कि हमारे लाइफ में लाइफ लाइन्स का क्या मतलब है। जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे वेन्स हैं, आर्टरीज़ हैं। तो ये जो वेन्स हैं, आर्टरीज़ हैं, इनसे होकर के हमारा ब्लड फ्लो करता है और यही जो वेन्स है, जो नसें हैं हमारे शरीर के अंदर, यही लाइफ लाइन का काम करती हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारी जो कंट्री है, इसके अंदर भी बहुत सारी लाइफ लाइन्स हैं। वो लाइफ लाइन क्या है? वो लाइफ लाइन है हमारे कंट्री के अंदर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसमें रोडवेज़ भी आता है, इसमें रेलवे आता है, इसमें वाटरवे आता है, इसमें एयरवेज़ भी आता है और इवन जो है एक और जो आपने शायद अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, पाइपलाइंस। तो ये सभी जो लाइफ लाइन्स है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसके थ्रू हम गुड्स को, सर्विसेज को, इवन पीपल को एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। और यही जो है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए जो डिफरेंट वेज बनाए गए हैं, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज और पाइपलाइंस, यही जो है कंट्री की, हमारे नेशनल इकोनॉमी की लाइफ लाइन है और इसी के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट क्यों ज़रूरी है? ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है गुड्स को, सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। कहाँ से? जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, सप्लाई लोकेशन है, वहाँ से उसे हम वहाँ पे लेकर के जाते हैं जो डिमांड लोकेशन है, मार्केट तक। यानी फैक्ट्री से मार्केट तक ले जाने के लिए या कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। और किसी कंट्री का जो डेवलपमेंट का जो स्पीड है, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, और साथ ही साथ उनका मूवमेंट कितनी तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह हो पा रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि हम अपने कंट्री के अंदर कोई चीज़ बना रहे हैं, एक फैक्ट्री है, उसके अंदर कपड़ा बना रहे हैं, लेकिन जो है कपड़े को मार्केट तक पहुंचाने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। तो क्या होगा, वो डिले होगा उसको भेजने में, ठीक है। या मान लीजिए कि अच्छे अगर सुविधाएं नहीं है तो कॉस्ट बढ़ जाएगा फिर उसको ट्रांसपोर्ट करने का, तो चीज़ें महंगी बिकने लगेंगी। तो डेवलपमेंट डिपेंड करता है किस पे, कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है और साथ ही साथ जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको कितनी तेज़ी से हम एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं। बहुत लंबे समय तक जो ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन है, जो व्यापार है और एक जगह से दूसरी जगह सामान को जो भेजने की जो सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है, वो बहुत ही लिमिटेड स्पेस में रिस्ट्रिक्टेड था। यानी कि आप बहुत दूर दूर तक सामान को नहीं भेज पाते थे, बहुत जल्दी किसी सामान को दूसरी जगह नहीं भेज पाते थे। तो ये इसमें कैसे डेवलपमेंट हुआ है, इसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी इन दोनों में डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे ट्रेड और ट्रांसपोर्ट ये भी फैलने लगा, ठीक है। बहुत तेज़ी से और बहुत दूर दूर तक हम जो है ट्रांसपोर्टेशन और व्यापार कर पाते हैं। आज के समय में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का डेवलपमेंट होने की वजह से, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने से, साइंस का डेवलपमेंट होने की वजह से आज के समय में ऐसा हो गया है कि जो पूरा वर्ल्ड है एक बहुत बड़ा गांव बन गया है। होता है ना, गांव के अंदर जो है आप एक गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक आराम से चले जाते हैं। वैसे ही जो ये दुनिया है ये भी एक गाँव बन गई है, बड़ी सी गाँव, जिसके अंदर आप आराम से एक देश से दूसरे देश में जो है आप ट्रेवल कर सकते हैं, एक देश से दूसरे देश में जो है आप सामान भेज सकते हैं और कनेक्टिविटी है। तो ये सब जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया है, इसकी वजह से हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड जो है वो लार्ज विलेज में कन्वर्ट हो गया है। ट्रांसपोर्ट जो है ये अपना जो भी टारगेट है, ठीक है ना, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इतना एफिशिएंटली काम कर पा रहा है, बहुत ईजिली हम जो है एक जगह से दूसरे जगह सामान को भेज पा रहे हैं। इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है कि हमने कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है। कैसे इसको आप समझेंगे? जैसे मान लीजिए कि अगर जो है मुझे यहाँ से अमेरिका कोई सामान भेजना है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं उसे जो है किसी शिप पे जो है लोड करके और ऐसे ही भेज दूंगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो उस व्यक्ति से कांटेक्ट करना पड़ेगा जिसके यहाँ सामान भेजना है, फिर उससे पूछना पड़ेगा कि उसे कितना सामान चाहिए, किस रेट पे चाहिए, वो चाहिए कि नहीं चाहिए, सब कुछ हमें क्लियर करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग हो, ठीक है। तो ये जो है इसी के साथ साथ जो है, अगर मान लीजिए कि एक जगह से दूसरी जगह कोई एरोप्लेन जा रहा है या शिप जा रहा है, तो उसको कनेक्टिविटी चाहिए होती है कि यहाँ से जब जो है एरोप्लेन चले तो वहाँ के एरिया से वो कांटेक्ट कर पाए। तो कम्युनिकेशन सिस्टम अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो इतना फास्ट हो पा रहा है ये पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और ट्रेड, ये तीनों जो है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक तीनों जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और ट्रेड, आप समझ पा रहे होंगे। कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हुआ तो क्या हो गया,
ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया। ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो गया तो क्या हो गया, ट्रेड जो है हम इजीली कर पा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये क्या हो गया, तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर एग्जांपल के लिए कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं होता तो ट्रेड अच्छा नहीं होता, है ना। तो ये है। अब देखते हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में 3 टाइप के मीडियम हैं। पहला है लैंड के थ्रू, दूसरा है वाटर के थ्रू और तीसरा है एयर के थ्रू। लैंड के थ्रू क्या क्या है, लैंड के थ्रू हम तो रोडवेज से जा सकते हैं या रोडवेज से हम कोई सामान ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। रेलवे के थ्रू जो है हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। वाटर में जो है 2 तरीके का जो है मीडियम होता है, एक होता है इनलैंड वाटरवे और दूसरा होता है ओवरसीज़ वाटरवे। ये क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। एयरवेज में बिल्कुल वैसे ही डोमेस्टिक एयरवेज और इंटरनेशनल एयरवेज। इसके अलावा डोमेस्टिक को हम 2 पार्ट में या इंटरनेशनल को भी 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, पब्लिक एयरवेज और प्राइवेट एयरवेज। तो चलिए आगे करके डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं रोडवेज। इंडिया में जो रोडवेज है वो वर्ल्ड के सबसे बड़े रोड नेटवर्क में से एक है। हमारे यहाँ जो रोड हैं उनका डिस्टेंस अगर हम नापेंगे जो है तो लगभग 56 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है हमारे कंट्री के अंदर। क्या इंपॉर्टेंस है रोडवेज का, पहला कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसका लो है। अगर हम बाकी जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो रोड बनाना जो है बहुत महंगा काम नहीं है। इसके अलावा रोड जो है बहुत डिसेक्टेड और अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी पे, मतलब जो बहुत कटा फटा सा एरिया है, मतलब जो बहुत बराबर नहीं है, वो चाहे प्लेट्यू हो, प्लेन हो, हिली रीजन हो, ठीक है, उन सभी एरियाज़ में जो है हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रोड जो है हायर ग्रेडियंट को नेगोशिएट कर सकता है। आप देखते होंगे प्लेन एरिया में तो रोड है ही, माउंटेन में भी जो है रोड आपको बने हुए मिल जाते हैं, गोल गोल घूम करके जाता है रोड, ठीक है। ऐसे जो है प्लेन से यहाँ शुरू हुआ और जो है ऊपर जाते जाते ऐसे ऐसे घूमते हुए जो है बहुत हाइट पे पहुँच जाता है रोड। तो ये जो है जो हायर ग्रेडियंट है, बहुत जो ऊंचाई वाले एरिया है, जो स्लोप्स है माउंटेन के, इवन हिमालय का जो रीजन है वहाँ पे भी आपको रोड मिल जाएगा, लद्दाख तक आपको रोड मिलता है। इकोनॉमिकल है, अगर आप जो है इकोनॉमिकल मतलब कम खर्चीला है, सस्ता है। कुछ लोग या कुछ सामान जो है अगर हम एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं तो ये सस्ता है, बहुत महंगा जो है रोडवेज नहीं पड़ता है। इसके अलावा डोर टू डोर सर्विस, आप जो है अपने घर से निकले, राम जो है अपने घर से निकलता है और श्याम के घर जाना है तो श्याम के घर तक सीधे पहुंचेगा। ऐसा नहीं है कि श्याम के घर से 2 किलोमीटर पहले उसको जो है नाव पकड़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं, वो ईजिली जो है रोड के थ्रू जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसके अलावा दिस इज़ द फीडर, ये फीडर है, किसका फीडर है, अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है उनका फीडर है। फीडर का मतलब ये है कि बाकी जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, जैसे एग्जांपल के लिए वाटरवेज है, एयरवेज है, उसको ये सपोर्ट करता है। अब ऐसा नहीं हो सकता, जैसे एग्जांपल ले हम जैसे एयरवेज का, तो एयरवेज क्या है, एयरपोर्ट, जैसे मान लीजिए एयरपोर्ट आपके घर के पास, तो हर किसी घर के पास तो एयरपोर्ट बना नहीं सकते हैं कि हम जो है एरोप्लेन पकड़ें और हर व्यक्ति अपने अपने घर के पास एरोप्लेन को रोकता हुआ चले, ठीक है। तो क्या होगा, एयरपोर्ट तो एक जगह होगा, ठीक है, सिटी के किसी एक सेंटर पे। अब वहाँ से आप जब एयरपोर्ट से उतरेंगे तो आपको फिर क्या पकड़ना पड़ेगा, फिर रोडवेज पकड़ना पड़ेगा। या जो है अगर मान लीजिए कि आप वाटरवे का एग्जांपल लें, तो अगर आप जो है नदी, मान लीजिए इनलैंड वाटरवे है, किसी नदी के सहारे जो नाव से ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो फिर जो है जब नाव से आप उतरेंगे तो ऐसा नहीं है ना कि बिल्कुल जहाँ पे आप उतरेंगे जो है नाव से बिल्कुल वहीं आपका घर होगा या किसी दोस्त के यहाँ जिसके आप जा रहे हैं उसका घर होगा। वहाँ से फिर आपको रोड का सहारा लेना पड़ेगा, फिर रोड के थ्रू जो है आप अपने दोस्त के घर पे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये फीडर का काम कर रहा है, बाकी सभी जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उनको ये सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब रोडवेज के इंपॉर्टेंस है। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं रोडवेज का। सबसे पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। क्वाड्रिलेटरल आप समझते होंगे, मैथ्स में आप पढ़ते होंगे क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल क्या करता है, 4 पॉइंट उसमें होते हैं ना, तो बिल्कुल वैसे ही जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ये सुपर हाईवे है, 6 लेन सुपर हाईवे है और ये 4 शहरों को, भारत के जो 4 मेगा सिटीज़ हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इनको ये कनेक्ट करता है। इसके अलावा जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, जो इंडिया के नॉर्थ से साउथ तक जाता है, जो श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में है और कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु का, यानी इंडिया का लास्ट पॉइंट है मेनलैंड का, तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो सिलचर जो कि असम में एक एरिया है, उसको पोरबंदर जो कि गुजरात में है, इन दोनों को जोड़ता है। ये एग्जाम में आ सकता है, आपसे पूछा सकता है कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर किन 2 प्लेसेस को जोड़ता है, तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जोड़ता है
सिलचर असम को, पोरबंदर गुजरात से। तो ये जो दोनों है ना, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इनका कुछ पार्ट जो है ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के पार्ट हैं। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा ये चीज़। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो मेगा सिटीज़ है, मेगा सिटीज़ मतलब यही दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इनके बीच में जो टाइम और डिस्टेंस है ट्रेवल करने का, उसको कम किया जाए। यानी कि आप इजीली जो है कम समय में दिल्ली से कोलकाता या कोलकाता से चेन्नई या मुंबई जहाँ पे भी जाना चाहते हैं, आप इजीली जो है एक जगह से दूसरी जगह जा सके, इसलिए जो है इसको बनाया गया था। इसको बनाया किसने? इसको बनाया गया था NHAI के द्वारा, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI के द्वारा इसको बनाया गया था। तो जो मैं आपको बता रहा था, ये जो रोड आप देख रहे हैं यहाँ पे श्रीनगर से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये जो रोड ये जा रहा है, ठीक है ना, ये है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ठीक है, कहाँ से? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। और यहाँ पे सिलचर में, यहाँ असम में यहाँ पे सिलचर, और सिलचर से ये होते हुए पोरबंदर यहाँ तक जो है जाता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। और ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये, ठीक है। ये क्या कर रहा है? जो 4 मेगा सिटीज़ हैं उनको जो है कनेक्ट कर रहा है। यानी कि कुछ एरिया ऐसे हैं नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के, जो इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे से ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का कुछ पार्ट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे का पार्ट है। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला है नेशनल हाईवे, जिसे हम शॉर्ट में NH बोलते हैं। नेशनल हाईवे क्या करता है? इंडिया के जो एक्सट्रीम पार्ट है, बिल्कुल दूर दराज के जो पार्ट हैं, उनको एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ये जो नेशनल हाईवे जो होते हैं, उनका रोड सिस्टम, उनको मतलब रोड बनाना, उसको मेंटेन करना, ये सब काम होता है CPWD का, यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इसका काम होता है नेशनल हाईवे को मेंटेन करना, या नया नेशनल हाईवे अगर बनाना है तो उसको बनाने का काम भी यही करते हैं। बहुत सारे जो नेशनल हाईवेज़ हैं वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब देश के अलग अलग कोने को जो है कनेक्ट करने का काम करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट है नेशनल हाईवे 1 कौन सा है? NH1। NH1 जो है हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग, इसी को हम NH1 कहते हैं, जो कि दिल्ली से अमृतसर तक जाता है। दिल्ली को अमृतसर से कनेक्ट करता है NH1। एग्जाम में आ सकता है कि NH1 किन 2 प्लेसेस को कनेक्ट करता है? आंसर होगा आपका दिल्ली टू अमृतसर। तो वेयर इज़ माई NH? बहुत सारे NH है, आप देख पा रहे होंगे इस मैप में, बहुत सारे NH हैं। जितने आपको प्लेसेस दिखाई दे रहे हैं वो सभी NH है। ये NH का माइलस्टोन है। ये जो रोड है वो नेशनल हाईवे है। कैसे पहचानेंगे? अगर मान लीजिए आप रोड से होकर के जा रहे हैं और बगल में आप देखते होंगे ना, ऐसा माइलस्टोन बना रहता है जिस पे डिस्टेंस लिखा होता है कि आने वाला शहर कितना दूर है। तो इसका जो कलर होता है ना, इसको आप देख के बता सकते हैं कि जिस रोड पे आप चल रहे हैं वो नेशनल हाईवे है कि स्टेट हाईवे है। अगर जो है कोई माइलस्टोन इन 2 कलर से, येलो और वाइट से बना हुआ है, ऊपर का येलो और नीचे वाइट, इसका मतलब ये है कि ये नेशनल हाईवे है। अगला है स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवे क्या करता है? जो राज्य की जो राजधानी है, जो स्टेट का कैपिटल है, उसको जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उनसे इसको जोड़ने का काम करता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं तो यूपी का कैपिटल क्या हो गया? लखनऊ। और जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, उन डिस्ट्रिक्ट्स के जो हेडक्वार्टर्स हैं तो उन सभी हेडक्वार्टर्स को लखनऊ से ऐड करेगा। ये काम करता है स्टेट हाईवे। ये रोड किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और मेंटेन किए जाते हैं? ये काम किया जाता है PWD के द्वारा, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है। और जो नेशनल हाईवे थे उसको कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा था और मेंटेन कर रहा था? उसको कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करने का काम कर रहा था CPWD, और स्टेट हाईवे को PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। अगला है डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड क्या करता है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को जो बाकी प्लेसेस हैं उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनसे कनेक्ट करता है। तो ये काम होता है डिस्ट्रिक्ट रोड का कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, हर जिले का एक हेडक्वार्टर होता है, एक एरिया होता है। हेडक्वार्टर एरिया जो है उससे जो डिस्ट्रिक्ट के जो बाकी पार्ट्स हैं उसको कनेक्ट करेगा। ठीक, इसको कौन मेंटेन करता है? इसको मेंटेन और कंस्ट्रक्ट कराने का काम करता है जिला परिषद। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं 1 मार्क्स में। अगला है रूरल रोड। रूरल रोड जो है बेसिकली क्या करता है कि जो शहर का जो मेन रोड है उससे गांव को कनेक्ट करता है। आप देखते होंगे कि जो है एक जो है मेन रोड ऐसे जा रहा है, आप इसके थ्रू जाते हैं और बगल से ही जो है एक रोड कटा हुआ रहता है। ठीक है, एक बगल से एक रोड निकला रहता है।
तो वो जो बगल से रोड निकला है किसी गांव को कनेक्ट करता हुआ, वही है रूरल रोड। और इंडिया में जो रूरल रोड्स हैं वो बनाए जाते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के थ्रू जो है, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्लान है। इस प्लान के थ्रू, इस योजना के थ्रू जो है गांव की सड़कों का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। और इसका मेन पर्पस क्या है कि गांव की जो सड़कें हैं उसको कस्बे से, शहर से जो है जोड़ दिया जाए, और ये सड़कें ऐसी हों जो सभी सीजन में काम करें, सभी सीजन में इस पर हम व्हीकल चला सकें, कभी ख़राब ना हो। जनरली होता क्या था पहले के समय में कि जो गांव की सड़कें होती थी वो कच्ची सड़कें होती थी, बरसात के समय में उस पर चलना मुश्किल हो जाता था। तो अभी जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जब सड़कें बनने लगी हैं तो अब वो सड़कें जो है ऑल सीजन वर्क करती हैं, बरसात हो, गर्मी हो, ठंडी हो, हर सीजन में आप उस पर यूज कर सकते हैं। अगला है बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड बनाया जाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर होकर के काम करता है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही जो है इसको कंस्ट्रक्ट करता है और मेंटेन करता है। बॉर्डर रोड नाम से ही क्लियर है कि जो इंडिया का जो बॉर्डर एरिया है, ठीक है ना, जो लैंड बॉर्डर है, ध्यान रखिएगा, एक तो कोस्ट एरिया हो गया, कोस्ट पे नहीं, जो लैंड बॉर्डर है ऊपर जिधर पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब कंट्रीज़ का जहाँ बॉर्डर लगता है, वहाँ पे अगर जब रोड बनाना होता है तो वो काम जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, या शॉर्ट में कहें तो ब्रो, ठीक है, BRO, इसके द्वारा किया जाता है। बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाया गया था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1960 में, और इसका काम यही था कि जो इंडिया का नदर्न और नॉर्थ ईस्टर्न जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा इसके द्वारा। ये रोड करते क्या हैं देखेंगे आप, जो है जो हमारा जो बॉर्डर एरिया है, नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर हो या नॉर्थ का बॉर्डर हो, वो बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है, माउंटेन एरिया है पूरा जो है। तो वहाँ पे जो है एक्सेसिबिलिटी ईजी हो, ईजिली जो है हम एक जगह से दूसरी जगह जा सके बॉर्डर एरिया में, उसको उस लिहाज से जो है रोड बनाने का काम जो है इस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का जो है जिम्मेदारी है उसकी। अब समझते हैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी बुक में नहीं दिया है, एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा, लेकिन आपको जानना चाहिए। अगर आप किसी रोड से होकर के जा रहे हैं और अगर आपसे मान लीजिए कोई पूछता है कि आप जिस रोड से होकर के जा रहे हैं ये रोड कौन सा रोड है, नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, डिस्ट्रिक्ट रोड है, या जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाया गया है, तो आप कैसे पहचानेंगे? आप इसके लिए बहुत ईजी है। आप देखिएगा कि रोड के किनारे जो माइलस्टोन लगा हुआ है जिस पे डिस्टेंस और किलोमीटर लिखा रहता है, वो जो है किस कलर से रंगा गया है। अगर वो येलो और वाइट में है, सिंपल सी बात है, वो नेशनल हाईवे है। और जनरली इसके ऊपर नंबर लिखा होता है, जैसे अगर यहाँ लिखा है 5, ठीक है, और नीचे लिखा है मुंबई 245, इसका मतलब ये है कि नेशनल हाईवे 5 है और जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ से मुंबई 245 किलोमीटर दूर है। अगर ये ग्रीन और वाइट में है तो ये स्टेट हाईवे होगा। अगर ये ब्लैक या ब्लू और वाइट में है, यानी ऊपर वाला जो है ब्लैक या ब्लू में रंगा गया है और नीचे वाइट है, तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट रोड है। और अगर ये ऑरेंज कलर से रंगा गया है और नहीं भी रंगा गया है, तो जैसे ही मेन रोड से आप घुसते हैं तो किनारे आपको एक बोर्ड मिलता है, ठीक है, किनारे आपको एक बोर्ड दिखाई देता है और उस बोर्ड पे जो है कुछ इस तरीके का सिंबल बना रहता है, ठीक है, रोड के जैसा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया कि रूरल रोड है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इसको बनाया गया है। ऑरेंज और वाइट कॉम्बिनेशन में माइलस्टोन इस पे लगे रहते हैं। अब एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं, ये है टाइप ऑफ रोड के आधार पे, मेटल्ड और अनमेटल्ड रोड। रोड को जो है हम किस तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट किए हैं, उसमें कौन सा मटेरियल यूज किया गया है, इस आधार पे मेटल्ड और अनमेटल्ड में उसको हम डिवाइड करते हैं। मेटल रोड कैसे बनते हैं? मेटल रोड में सीमेंट का यूज होता है, कंक्रीट का यूज होता है, कोल के बिटुमिन का भी यूज किया जा सकता है, और ये पक्के रोड होते हैं। सभी सीजन में जो है इस पर काम करता है, कभी भी वेदर जो है, कोई भी वेदर हो, बरसात के मौसम में जो है ये रोड ख़राब नहीं होते हैं। तो ये हो गया मेटल रोड। अनमेटल रोड क्या होता है? रेनी सीजन में ख़राब हो जाता है, क्योंकि ये पक्का रोड, इसमें सीमेंट वगैरह कंक्रीट का यूज नहीं किया जाता है। ये एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये जो है अनमेटल रोड है और ये मेटल रोड है। अब आते हैं रेलवे पे। सबसे पहले समझते हैं रेलवे का इंपॉर्टेंस क्या है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया में पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए ये मेन मीडियम है, ट्रांसपोर्टेशन का जो है मेन मीडियम है रेलवे हमारे कंट्री के अंदर। और ये मल्टी फेरिस एक्टिविटीज़ करता है, यानी जो है रेलवे के थ्रू जो है आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे बिजनेस पर्पज से आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, साइट सीइंग के लिए यानी कि जगहें देखने के लिए, घूमने के लिए जाना है तो भी आप ट्रेन से जाते हैं। कोई पिलग्रिमेज पे जाना है, जैसे मान लीजिए कोई धार्मिक स्थल घूमने जाना है, तभी आप ट्रेन का यूज करते हैं।
इसके अलावा गुड्स को, सामान को जो है, बड़ी मात्रा में सामान को जो है एक जगह से दूसरी जगह अगर भेजना है तो उसके लिए जो है लगेज ट्रेन होता है जो है, जिसको हम हिंदी में मालगाड़ी बोलते हैं। तो ये सब जो है एक्टिविटी ट्रेन के थ्रू, रेलवे के थ्रू जो है पॉसिबल है। इसके अलावा ये इंटीग्रेटिंग फोर्स है, हमारे कंट्री को जो है जोड़ने का काम करता है रेलवे। आप जो है नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, साउथ इंडिया में जाना चाहते हैं, आप साउथ इंडिया में रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में आना चाहते हैं, तो रोडवे के थ्रू आना बहुत पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। आप रोड से जो है बहुत दूरी तक ट्रांसपोर्ट जो है करना या बहुत दूरी तक ट्रेवल करना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन आप बहुत ईजिली जो है, बहुत ही कंफर्टेबली आप ट्रेन से जो है बहुत दूर तक ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, बहुत दूर तक जो है ट्रेवल कर पाते हैं। तो हमारे देश को जोड़ने का काम करता है। हमारे देश को समझना है अगर, तो आप रेलवे का सहारा लेकर के आप पूरी इंडिया, पूरा देश जो है घूम सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक लाइफ जो हमारी कंट्री का है उसको जोड़ने का काम करता है। जो कंट्री का जो डेवलपमेंट है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का, उसको जोड़ने का काम करता है। कैसे करता है ये? जैसे एग्जांपल के लिए इंडस्ट्री है, मान लीजिए कि झारखंड के अंदर टिस्को है, टाटा आयरन स्टील कंपनी, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे कोई जो है आयरन बन रहा है, स्टील बन रहा है, और उसको जो है हमें साउथ इंडिया में भेजना है। तो कैसे हम भेजेंगे उसको साउथ इंडिया में? भेजने का क्या मीडियम होगा? क्या हम उसे रोडवे से भेज पाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है। और अगर रोडवे से भेजेंगे भी तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम सामान नहीं भेज पाएंगे। क्या उसे हम वाटरवे से भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि रिवर पूरा कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ तक। इसके अलावा क्या हम उसे एयरवे से भेज सकते हैं? नहीं, बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो एकमात्र मीडियम क्या बचता है? वो बचता है रेलवे। रेलवे इसके लिए स्पेशल ट्रेन चलाती हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, और उसके थ्रू क्या करते हैं हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को जो है बहुत ईजिली जो है कम पैसे में हम बहुत दूर दूर तक भेज पाते हैं। और इस तरीके से जो हमारे कंट्री का जो इकोनॉमिक लाइफ है उसको ये जोड़ने का काम करता है रेलवे। डिस्ट्रीब्यूशन और पैटर्न समझ लेते हैं इंडियन रेलवे का। इंडिया में जो रेलवे का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो नेटवर्क है रेलवे का, वो अलग अलग एरिया में अलग अलग टाइप से है। कहीं पे बहुत ज़्यादा डेंस नेटवर्क है रेलवे का, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेनें चलती हैं, और कहीं पे ट्रेनें बहुत कम चलती हैं, और कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पे ट्रेनें नहीं चलती हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है फिजियोग्राफिक डिवीज़न, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। इन 3 फैक्टर्स पे। फिजियोग्राफिक फैक्टर का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए, क्या माउंटेन के ऊपर ट्रेन चला सकते हैं क्या? नहीं, हिमालय के ऊपर हम ट्रेन नहीं चला सकते, पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है वो। तो इस वजह से भी जो है कई जगह रेलवे नहीं है। इकोनॉमिक रीज़न, बेनिफिट है कि नहीं है। मान लीजिए कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे लोग रहते ही नहीं है, या पूरा जंगल एरिया है, तो वहाँ पे ट्रेन चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक अगर बेनिफिट नहीं है तो भी ट्रेनें नहीं चलती हैं उस रूट पे। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स भी हैं, यानी प्रशासन वहाँ कैसा है, उसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये सब जो फैक्टर्स है, फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स, ये जो है इन्फ्लुएंस करते हैं कि रेलवे नेटवर्क किसी भी एरिया में कैसा होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने बता रहा हूँ आपको, जैसे नदर्न प्लेन है, क्या है? बिल्कुल प्लेन एरिया है। नदर्न प्लेन एरिया है, और पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, रेलवे को एक्सपेंड करना बहुत ही ईजी है और बहुत बेनिफिशियल है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो नदर्न प्लेन है वहाँ पे रेलवे नेटवर्क सबसे ज़्यादा डेंस है, सबसे ज़्यादा घना है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि जो नदर्न प्लेन है उसमें बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, तो ये ज़रूरत होता है कि एक ऑब्स्टेकल की तरह काम करती है नदियाँ, तो हमको नदियों के ऊपर से जो है ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन, पुल का कंस्ट्रक्शन जो है करना पड़ता है। तो ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं जो है, तो फिर देखेंगे आप जो है नॉर्थ इंडिया में जब आप ट्रेवल करते हैं तो बहुत सारे ब्रिज पड़ते हैं बीच बीच में जो है ट्रेवल करते टाइम, क्योंकि नदियाँ बहुत जाते हैं। अगर हम पेनिनसुला रीजन की बात करें, प्रायद्वीपीय भारत जो है, तो यहाँ पे हिली टेरेन है, पहाड़ी एरिया है, और यहाँ पे जो ट्रेन्स, जो रेलवे नेटवर्क लेट किया गया है, जो रेलवे लाइन बिछाई गई हैं, उसको लो हिल्स में, जो मतलब कम हिल एरिया है वहाँ पे। इसके अलावा जो गैप्स हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कि एक ये हिल एरिया है, एक ये हिल एरिया है, ठीक है, तो जो बीच में गैप है यहाँ से होकर के जो है रेलवे लाइन को निकाला गया है। इसके अलावा टनल से कई बार जो है क्या करना पड़ता है, ये जो माउंटेन, ये जो हिली एरिया है, इसको बीच में से कट करके इसके अंदर अंदर और टनल बनाना पड़ता है, सुरंग बनाना पड़ता है, और फिर उसमें से भी ट्रेनें चलती हैं। इसके अलावा जो हिमालयन माउंटेन रीजन है, ये तो बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल है। यहाँ पे जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर पाना रेलवे लाइन को, ये बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए जो है हिमालयन रीजन में कंस्ट्रक्शन बहुत कम किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हाई रिलीफ है और पॉपुलेशन बहुत डेंस नहीं है, बहुत स्पार्स पॉपुलेशन है, बहुत दूर दूर लोग रहते हैं, यानी कि जनसंख्या बहुत कम है, कहने का मतलब है।
और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, फैक्ट्रीज वगैरह आपको वहाँ दिखाई नहीं देंगी, तो कोई बेनिफिट नहीं है वहाँ पे रेलवे लाइन बनाने का, और पॉसिबल भी नहीं है, मुश्किल है। इसलिए जो है हिमालयन रीजन में जो है हिमालयन माउंटेन जो रीजन है वहाँ पे आपको रेलवे नहीं के बराबर मिलता है। इसी तरीके से जो सैंडी प्लेन है राजस्थान का, जो बालू वाला रीजन है, पूरा जो रेगिस्तान क्षेत्र है, या गुजरात में जो दलदल वाला क्षेत्र है, जो स्वैम्प एरिया है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में जो जंगल वाले एरिया हैं, वहाँ पे जो है रेलवे लाइन बिछाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसलिए इन रीजन्स में भी जो है आपको रेलवे लाइन नहीं मिलेगा। सह्याद्री जो है, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो कोस्टल एरिया है, वहाँ पे घाट के थ्रू, जो वेस्टर्न घाट्स है उसके थ्रू जो है, उसमें गैप्स और पासेस के थ्रू जो है रेलवे लाइन को जो है लेट किया गया है, रेलवे लाइन बिछाया गया है। और हाल फिलहाल में जो है वहाँ पे जो रेलवे लाइन जो है बनाई गई है उसका नाम है कोंकण रेलवे, बहुत ही फेमस है। पूरा वेस्ट कोस्ट को कनेक्ट करता है, महाराष्ट्र से लेकर के, और महाराष्ट्र और कर्नाटक, गोवा और केरल का जो नदर्न पार्ट है उसको ये पूरा कोंकण रेलवे कनेक्ट करता है। और बहुत ही ईजिली जो है, ये बहुत टफ टेरेन है, बहुत डिफिकल्ट टेरेन है, क्योंकि पूरा माउंटेन एरिया है, वो वेस्टर्न घाट्स का एरिया है। फिर भी जो है कोंकण रेलवे बनाया गया है उस एरिया में, बहुत सारे पासेस हैं, बहुत सारे टनल्स हैं उसमें। और उस रेलवे लाइन के थ्रू, कोंकण रेलवे के थ्रू, इस एरिया में लोग पैसेंजर्स या गुड्स जो है बहुत ही ईजिली जो है ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, क्योंकि जो है ये इकोनॉमिक बेनिफिट है उस एरिया में। आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, कर्नाटक में बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं, तो अगर वहाँ पे जो है रेलवे लाइन नहीं होगा ना, तो बहुत मुश्किल होगा जो है इंडस्ट्री को और ज़्यादा डेवलप कर पाना। तो इसलिए जो है कोंकण रेलवे का अपना एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन जो है ऐसी जगहों पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। कई बार जो है लैंडस्लाइड हो जाता है, लैंडस्लाइड होने से जो है रेलवे लाइन जो है वो डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बारिश होने से जो है रेलवे लाइन डूब जाते हैं पानी के अंदर। तो ये सब प्रॉब्लम कई बार फेस करना पड़ता है इन एरियाज़ में। अब समझते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स है रेलवे के सामने। पहला प्रॉब्लम TW, ठीक है, WT, विदाउट टिकट, ठीक है, ट्रेवल विदाउट टिकट। बहुत सारे लोग आप देखते होंगे ट्रेन में जो है बिना टिकट की यात्रा करते हैं। इससे क्या होता है, इससे प्रॉब्लम ये होता है कि रेलवे को नुकसान होता है। रेलवे जो खर्च कर रहा है ट्रेवल के ऊपर, उसका खर्च नहीं निकल पाता है, ये नुकसान होता है। दूसरा, चोरी, ठीक है, थेफ्ट केसेस बहुत आते हैं कि ट्रेन में जो है सामान चोरी हो गया। इसके अलावा कई बार जो है देखा जाता है कि लोग जो है रेलवे की प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, बैठे हुए हैं और जो सीट है जिसके ऊपर बैठे हैं उसी को खरोच रहे हैं, नोच रहे हैं, ठीक है, उसको डैमेज कर रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा एक जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है वो है चेन पुलिंग का। लोग जो है चलते रहते हैं और बीच में बिना मतलब का गांव आया, अपना जो है स्टॉप जो है 10 किलोमीटर आगे है, रेलवे स्टेशन आगे है, तो बीच में गांव आया, वहीं पे चेन पुलिंग कर दिया। तो चेन पुलिंग जो करते हैं लोग बीच बीच में, इसकी वजह से रेलवे को बहुत नुकसान होता है, टाइम का भी नुकसान होता है और साथ ही साथ इकोनॉमिकल लॉस भी होता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि जो रेलवे ट्रैक होता है, जो पटरियाँ होती हैं, वो 3 तरीके की होती हैं, ठीक है। एक होता है ब्रॉड गेज, दूसरा होता है मीटर गेज, तीसरा होता है नैरो गेज। इसका डिस्टेंस आप याद रखिएगा। अगर ब्रॉड गेज है तो उसके बीच में जो है 2 पटरियों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। ब्रॉड गेज में 1.6 मीटर, मीटर गेज है तो मीटर ही है 1 मीटर, और नैरो है तो 0.6 मीटर। तो इसको आप याद रखिएगा कि ब्रॉड गेज में 1.6 मीटर का डिस्टेंस होता है 2 ट्रैक के बीच में, मीटर गेज में 1 मीटर का, और नैरो गेज में 0.6 मीटर का। ये सब आपको याद नहीं रखना है। हाँ, ये याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा ट्रैक है, तो सबसे ज़्यादा ब्रॉड गेज है और सबसे कम जो है नैरो गेज है। इसे याद रखिए। बाकी ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कितने किलोमीटर है। अब आते हैं पाइपलाइन पे। पहले के समय में जो है जो ट्रांसपोर्टेशन था वो शहर और इंडस्ट्री, ठीक है, इन पास्ट यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज़, ठीक है। पहले के समय में जो पाइपलाइन था उसका यूज़ क्यों करते थे, उसका यूज़ हम करते थे वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। यानी कि पानी जो है अगर शहर में जो है अलग अलग एरिया में अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है या इंडस्ट्री को पानी पहुंचाना है तो उसके लिए पाइपलाइन का यूज़ किया जाता था, जैसे कि हमारे घर के अंदर पाइप्स होती हैं, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन अब जो है पाइपलाइन का इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। अब हम पाइपलाइंस के थ्रू क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैसेस, ठीक है, ये सब जो है एक जगह से दूसरे जगह हम ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। इसके अलावा पाइपलाइंस के थ्रू सॉलिड को स्लरी में, यानी कि सॉलिड जो मटेरियल जैसे आयरन है तो आयरन को हम स्लरी मटेरियल में, बहुत मतलब गाढ़े लिक्विड में जो है कन्वर्ट करके उसको हम ईजिली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। तो हमारे कंट्री के अंदर जो बहुत दूर दराज के एरिया में जो पेट्रोलियम के रिफाइनरीज बने हैं, जैसे बरौनी में, यूपी में एरिया है, मथुरा में,
पानीपत में, और ये जो गैस प्लांट्स हैं दूर दराज के एरिया में, जो मतलब इंटीरियर एरियाज़ में, तो वो वहाँ पे होते हुए भी जो है काम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि पाइपलाइन के थ्रू जो है हम इनलैंड एरिया से जो है ओवरसीज अगर ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे मान लीजिए कि ये एक एरिया है, ठीक है, इस एरिया में यहाँ पे जो है कोई गैस प्लांट है और ये कोस्ट है, समुद्र किनारा है, यहाँ से हमको जो है इसे भेजना है, तो हम पाइपलाइन के थ्रू यहाँ से यहाँ तक मटेरियल को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ से पैकेजिंग करके लोडिंग करके उसको हम दूसरे देश में भेज पाते हैं समुद्र के रास्ते। इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि जो पाइपलाइन बिछाने का जो काम है, पाइपलाइन जो लाइन का काम है, स्टार्ट करने का काम है, उसका जो शुरुआती खर्च है वो बहुत ज़्यादा है। पाइपलाइन को बिछाने में खर्च ज़्यादा आता है, लेकिन एक बार जब आप इसे बिछा लेते हैं, जब पाइपलाइन जब सप्लाई स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद जो खर्च है वो बहुत कम है, बहुत नॉमिनल खर्च है, उसमें ज़्यादा खर्च फिर नहीं आता है। एक बार बस जो है इसको पाइपलाइन को स्टार्ट करने की बस बात होती है, इसी में मेन खर्च जो है आता है। इसके अलावा ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेस को जो है ये रूल आउट करता है, यानी कि अगर हम मान लीजिए कि एक जगह से दूसरे जगह कोई सामान हम भेज रहे हैं, तो इसके बीच में जो डिले होता है, जो बहुत ज़्यादा देरी हो जाता है कई बार, जैसे अगर मान लीजिए कि पेट्रोलियम ही है, उसको हम एक गाड़ी पे जो है लोड करके, एक व्हीकल पे लोड करके और रोडवेज़ के थ्रू उसको हम एक जगह से दूसरी जगह भेजें, तो हो सकता है कि बीच में ट्रैफिक मिल जाए तो डिले हो सकता है, या रोड ख़राब हो गया तो डिले हो सकता है। तो जो डिले का प्रॉब्लम है ये पाइपलाइन में नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि पाइपलाइन के अंदर नेटवर्क जाम हो गया है या पाइपलाइन के अंदर जो है ट्रैफिक आ गया है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो पाइपलाइन के अंदर डिले नहीं होगा। दूसरा, शिपमेंट लॉस नहीं होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने यहाँ से पेट्रोल जो है लाद करके, पेट्रोल लोड करके और भेजा दूसरी जगह, बीच में क्या हो गया, कुछ लीकेज का प्रॉब्लम हो गया, कहीं से तो गिर गया, या अगर मान लीजिए हमने कोई और मटेरियल जो है कोई लोड करके भेजा है, उसमें जो है सामान गिर रहा है, उड़ रहा है, ये सब जो लॉस होते हैं ना, रास्ते में जो लॉस होता है, ये लॉस जो है नहीं होता है जब हम पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो इंडिया में 3 इंपॉर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क है। पहला है ऑयल फील्ड का, अपर असम से कानपुर तक, ये गुवाहाटी, बरौनी और इलाहाबाद होते हुए आता है। देखिए ये यहाँ से आता है, यहाँ से, और ये यहाँ से होते हुए जो है ये अपर असम एरिया से होते हुए यहाँ कानपुर तक आता है। ये पहला इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है। दूसरा है सलाया, गुजरात में एक जगह है, वहाँ से जालंधर पंजाब तक, ठीक है। ये है गुजरात का एरिया और यहाँ पे है पंजाब, और पंजाब से जो है यहाँ जालंधर से, यहाँ से होते हुए ये सलाया गुजरात तक आता है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है हजीरा, गुजरात में एक जगह है हजीरा, वहाँ से यूपी में जगदीशपुर तक, ठीक है। हजीरा संभवतः यहाँ पे है, इस जगह पे कोई एरिया है, और ये जो येलो वाला आपको लाइन दिखाई दे यहाँ पे है शायद हजीरा, यहाँ से ये यहाँ तक ये होते हुए यहाँ, ठीक है। ये तीसरा इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है। तो 3 इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है। कौन से? पहला है अपर असम टू कानपुर वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद, ये ऑयल फील्ड का है। दूसरा है सलाया, यानी कि जो गुजरात में एरिया है सलाया, वहाँ से जालंधर पंजाब तक, ये विरमगाम, मथुरा, दिल्ली और सोनीपत को जोड़ता है। और एक गैस पाइपलाइन है जो हजीरा गुजरात से जगदीशपुर यूपी को कनेक्ट करता है और ये एमपी होकर के जाता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है। आप इसका बस नाम याद रखिएगा कौन किसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के पर्पज से लिए पूछा नहीं जाएगा, बहुत कम चांसेस है। अगला है वाटरवेज। वाटरवेज का क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए इंडिया कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें ना, तो बहुत लंबे समय से, बहुत पहले के समय से जो है हमारे देश के लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते रहे हैं, और हमारे देश के अंदर दूसरे देश के यात्री जो है वाटरवेज के थ्रू आते रहे हैं। हमारे यहाँ के जो समुद्र में जो जाने वाले जो लोग हैं, जो यात्रा करने वाले लोग हैं, वो बहुत दूर दूर तक जो है सामान लेकर के हमारे कंट्री के अंदर का जो व्यापार है उसको और जो कल्चर है उसको फैलाते रहे हैं। मतलब हमारे जो कंट्री का जो कल्चर है और व्यापार है बहुत लंबे समय से वाटरवे के थ्रू जो है एक जगह से दूसरी जगह फैलता रहा है। आप देखे होंगे, अपने एग्जांपल के लिए अगर हम लें तो आप जानते हैं जो है कि स्पाइसेस का व्यापार, जो मसाले हैं साउथ इंडिया के, उनका व्यापार जो है दूसरे देशों में होता था समुद्री जहाज़ के थ्रू, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि अरेबियंस हमारे यहाँ व्यापार करने आते थे। तो वाटरवे के थ्रू जो है ट्रांसपोर्टेशन बहुत लंबे समय से हमारे कंट्री के लोग कर रहे हैं। ये बहुत चीपेस्ट है, मतलब बहुत सस्ता है। वाटर वे के थ्रू अगर आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो कॉस्ट जो है बहुत कम आता है। इसके अलावा हैवी और बल्की मटेरियल्स को अगर हम एक जगह से दूसरी जगह हम भेज रहे हैं तो उसके लिए सबसे सूटेबल यही है। बहुत हैवी और बल्की गुड्स हैं, अगर उसे जो है दूसरी जगह भेजना है और कम पैसे में भेजना है
तो सबसे आसान तरीका है कि आप उसे वाटरवे के थ्रू भेजिए। इसके अलावा फ्यूल एफिशिएंट है, कम इसमें फ्यूल लगता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को कोई लॉस नहीं होता है। तो ये इसके फ़ायदे हैं वाटरवेज के। अब कुछ वाटरवेज नेशनल वाटरवे के रूप में डिक्लेयर किए गए हैं। जैसे नेशनल हाईवे था रोडवेज के मामले में, वैसे ही वाटरवे के मामले में कुछ नेशनल वाटरवेज को कुछ वाटरवेज को नेशनल वाटरवे डिक्लेयर किया गया है। उसको बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से कि नेशनल वाटरवे 1 ये किस नदी में है, गंगा नदी में है। कहाँ से कहाँ तक है ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है। डिस्टेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि नेशनल वाटरवे 1 किस नदी में है और किन 2 प्लेसेस को जो है ज्वाइन करता है। तो ये गंगा नदी में है नेशनल वाटरवे 1, और इलाहाबाद से हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, इलाहाबाद यूपी में है। इन 2 प्लेसेस को कनेक्ट करता है। दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी में नेशनल वाटरवे 2 ये किस नदी में है, ब्रह्मपुत्र नदी में। और किन 2 प्लेसेस को ऐड कर रहा है, ये ज्वाइन कर रहा है सादिया से धुबरी। ठीक है, ये दोनों प्लेसेस जो है असम में है, सादिया टू धुबरी। तीसरा है नेशनल वाटरवे 3, ये वेस्ट कोस्ट कैनाल है, जो पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है भारत का केरला में, उसमें जो है ये नेशनल वाटरवे 3 है। ये कोट्टापुरम से कोल्लम तक, उद्योग मंडलम टू चंपाकारा कैनाल, ठीक है, इनको ये ऐड करता है। इसमें बस आप यही याद रखिएगा नेशनल वाटरवे 3 किस स्टेट में है, तो ये केरल में है। ठीक है, या ये पूछा जा सकता है कि वेस्ट कोस्ट कैनाल कौन सा नेशनल वाटरवे मतलब फॉर्म करता है, तो नेशनल वाटरवे 3। फोर्थ है नेशनल वाटरवे 4, ये गोदावरी और कृष्णा नदी में है, और यह जो काकीनाडा पुडुचेरी जो स्ट्रेच है, जो यानी कि जो तटीय क्षेत्र है काकीनाडा टू पुडुचेरी, उसको ये जोड़ता है गोदावरी और कृष्णा नदी में। नेक्स्ट है नेशनल वाटरवे 5, यह कई नदियों में जुड़ा हुआ है, ब्राह्मणी रिवर, मताई रिवर, महानदी, ब्राह्मणी। ठीक है, 3 रिवर है बेसिकली, ब्राह्मणी, मताई और महानदी। इन तीनों का जो एरिया जो है, जो पूरा ईस्ट कोस्ट एरिया है ना, इसमें जो है आप देखेंगे तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का जो एरिया है वो इसमें आता है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के एरिया को ये जोड़ता है नेशनल वाटरवे 5। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये दोनों है, फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको आप याद रखिएगा। बाकी 3 याद नहीं रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों को आप याद रखिएगा कि नेशनल वाटरवे 1 किस नदी में है, नेशनल वाटरवे 2 किस नदी में है, और ये किन एरियाज़ को कनेक्ट करते हैं। अब आते हैं मेजर सी पोर्ट्स। इसमें हम जो है 2 पोर्ट्स के बारे में, 2 कोस्ट के पोर्ट के बारे में हम देखेंगे। पहला है वेस्टर्न कोस्ट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं। जो हमारा कोस्ट लाइन है ना, कोस्ट लाइन मतलब क्या, जो समुद्री एरिया है ये ठीक है, ये जो समुद्री एरिया है, जो हमारा जो सी कोस्ट जो एरिया है, कोस्ट लाइन, इसका डिस्टेंस कितना है, 7,516 किलोमीटर, 7,516 किलोमीटर। और हमारे कोस्ट पे 12 मेजर और 200 नोटिफाइड नॉन मेजर्स यानी माइनर पोर्ट्स हैं। कितने पोर्ट्स हैं, 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 नॉन मेजर या माइनर पोर्ट्स हैं हमारे कंट्री के अंदर। और हमारे कंट्री के अंदर जितना फॉरेन ट्रेड होता है, उसका 95% जो फॉरेन ट्रेड होता है वो इन्हीं कोस्ट से होकर के जाता है। और अगर हम वैल्यू के हिसाब से बात करें तो 68% जो है वैल्यू का जो है सामान हम फॉरेन ट्रेड जो है वो पोर्ट्स के थ्रू जो है, सी पोर्ट्स के थ्रू हम करते हैं। मतलब क्या है, अगर हम 100 किलो सामान जो है, 100 किलो का जो है 100 किलोग्राम का अगर हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, तो 95 किलोग्राम का फॉरेन ट्रेड जो है वो इन सी पोर्ट्स के थ्रू हो रहा है। इसके अलावा अगर हम 100 रुपीज़ का अगर हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें से 68 रुपीज़ का जो फॉरेन ट्रेड है, 68 रुपीज़ का फॉरेन ट्रेड वो इन सी पोर्ट्स के थ्रू हो रहा है। तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है जो हमारे जो सी पोर्ट्स हैं। इसमें वेस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन से हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पहला है कांडला। कांडला जो है वो गुजरात में एक जगह है, इसका नाम है दीनदयाल पोर्ट, टाइडल पोर्ट है, ज्वारीय बंदरगाह है ये, कच्छ में है ये, कच्छ गुजरात में एक जगह है, कांडला वहीं पे है ये। और ये पहला पोर्ट है जिसे इंडिपेंडेंस के बाद जो है डेवलप किया गया था। क्यों डेवलप किया गया था, ताकि जो मुंबई पोर्ट है उसके ऊपर से जो लोड है ना वो कम हो सके। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था तो पार्टीशन हो गया था, पाकिस्तान और भारत अलग अलग 2 देश बन गए थे। तो उस समय जो कराची पोर्ट था
कराची पोर्ट चला गया पाकिस्तान में, कराची एक जगह है पाकिस्तान में इस समय, तो कराची पोर्ट पाकिस्तान में चला गया, तो इंडिया में जो व्यापार होता था उसमें मुंबई के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा लोड आ गया। तो मुंबई के ऊपर जो लोड था, मुंबई पोर्ट के ऊपर जो लोड था, उसको कम करने के लिए गुजरात में कांडला पोर्ट को जो है डेवलप किया गया था। एग्जाम में मान लीजिए आ गया कि मुंबई पोर्ट के ऊपर का जो लोड है उसको कम करने के लिए कौन सा पोर्ट डेवलप किया गया था, आंसर क्या होगा इसका, कांडला पोर्ट। इसके अलावा ये जो कांडला पोर्ट है यह क्या करता है, इससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों होता है। इसमें ग्रेनरी का यानी अनाज का एक्सपोर्ट होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन स्टेट्स के जो ग्रेनरी हैं, जो अनाज हैं और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, इसको जो है कांडला पोर्ट के थ्रू जो है हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। एक और पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसको क्यों बनाया गया था, इसको भी जो है जो मुंबई पोर्ट है उसके ऊपर के जो लोड को कम करने के लिए ही इसको डेवलप किया गया था, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को। यह नेचुरल हार्बर है और एक हब पोर्ट के रूप में, एक जो है इम्पोर्टेंट पोर्ट के रूप में जो है ये काम करता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में है। अगला है मरमगांव पोर्ट जो कि गोवा में है। यह एक आयरन ओर को जो है एक्सपोर्ट करने वाला पोर्ट है। इंडिया का जो है जितना हम आयरन ओर एक्सपोर्ट करते हैं, कच्चा लोहा एक्सपोर्ट करते हैं, उसका 50% एक्सपोर्ट जो है इसी मरमगांव पोर्ट गोवा से होता है। एक और पोर्ट है न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कि कर्नाटक में ही है, और यह पोर्ट भी जो है आयरन ओर जो है एक्सपोर्ट करता है। कहाँ का, जो कुद्रेमुख माइन है कर्नाटक में, वहाँ के आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने का काम करता है न्यू मैंगलोर पोर्ट। कोची पोर्ट केरला में है और यह जो है लेगून में है। लेगून मतलब जो है एक ऐसा एरिया होता है इस तरीके से, ठीक है, 3 साइड से जो है वाटर से घिरा होता है। तो ये जो लगून है इसको जो है ये नेचुरल हार्बर है और ये कोची जो है केरला का एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। अब आते हैं ईस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन से मेजर सी पोर्ट्स हैं। एक है तूतीकोरिन जो कि तमिलनाडु में है। अगर हम ईस्ट कोस्ट के जितने पोर्ट्स हैं उसमें देखें तो सबसे नीचे जो है तूतीकोरिन ही आएगा। यह नेचुरल हार्बर है, यह भी, यानी इसको डेवलप नहीं किया गया, नेचुरली यह डेवलप्ड है। और यहाँ से जो आसपास के जो कंट्री हैं, श्रीलंका, मालदीव्स, ठीक है, इन सब कंट्रीज़ में जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम इस पोर्ट के थ्रू किया जाता है। अगला है चेन्नई, तमिलनाडु में ही है और ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, यानी कि जो आर्टिफिशियल पोर्ट्स है जिनको डेवलप किया गया, बनाया गया है, उसमें जो है सबसे पुराना जो है पोर्ट है वो है चेन्नई। और मुंबई के बाद सबसे ज़्यादा ट्रेड अगर किसी पोर्ट से होता है तो वो है चेन्नई से। अगला है विशाखापट्टनम। ये डीपेस्ट लैंडलॉक्ड और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है, यानी कि सबसे गहरा जो पोर्ट है वो है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। अगला है पारादीप जो कि उड़ीसा में है और यहाँ से भी आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंदर ये पड़ता है, समुद्र के किनारे, समुद्र में नहीं है ये पूरा, ये रिवर के अंदर है। और ये एक टाइडल पोर्ट है, मतलब ज्वारी है, जब समुद्र से पानी इधर आता है तो नाव जो है इजली जो है किनारे पर लगाए जा सकते हैं फिर। और इसलिए जो है चूँकि ये नदी में है तो नदी के अंदर जो है मलबा जो है, कचरा जो है जमता रहता है बेसिन में उसके, तो ज़रूरत पड़ती है हमेशा जो है जो डिपॉजिट्स हैं हुगली रिवर के अंदर जो डिपॉजिट है उसको निकाला जाए। ठीक है, क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि ये नदी बह रही है, यहाँ पे नदी है, तो नदी के अंदर जो है बेस, जो नदी का जो बेस होता है उसमें कचरा जमता रहता है जो नदी के द्वारा लाया जाता है। अगर वो इकट्ठा होता रहेगा ना तो जो पानी होगा वो छिछला हो जाएगा, यानी गहराई नदी की कम हो जाएगी। नदी की जब गहराई कम हो जाएगी तो उसमें जो है बड़े जहाज़ पानी के चलाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है कई बार हमें ड्रेजिंग करनी पड़ती है, जो अंदर का जो कचरा है, जो मलबा है, उसको निकालना पड़ता है ताकि जो है गहराई जो है नदी की बढ़ जाए और आराम से जो है नाव जो है चलाया जा सके, पानी के जहाज़ चलाए जा सकें। एक है हल्दिया पोर्ट। इसको डेवलप क्यों किया गया था, इसको डेवलप इसलिए किया गया था कि जो कोलकाता पोर्ट है उसके ऊपर से लोड कम किया जा सके, यानी कि सब्सिडरी पोर्ट है कोलकाता पोर्ट का, हल्दिया पोर्ट। अब आते हैं एयरवेज पे। इंपॉर्टेंस क्या है एयरवेज का। एयरवेज जो है फास्टेस्ट है, सबसे तेज़ी से अगर आपको ट्रेवल करना है एक जगह से दूसरी जगह, उसके लिए जो है एयरवेज है। बहुत कंफर्टेबल है और प्रेस्टिजियस है, बहुत सम्मान के रूप में देखा जाता है कि अगर आप जो है एरोप्लेन से ट्रेवल कर रहे हैं तो बहुत इज्जत से देखा जाता है कि अच्छा ये फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं। ये जो है डिफ़िकल्ट टेरेन को जो है, अब माउंटेन है तो माउंटेन को हमको क्रॉस करना है तो रोडवे के थ्रू क्रॉस करना मुश्किल है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट तो होते हैं रोडवेज लेकिन मुश्किल होता है, प्रॉब्लम होती है। रेलवेज़ वहाँ पे बना नहीं सकते हैं। तो एयरवेज जो है हाई माउंटेन्स को, डेजर्ट को, डेंस फॉरेस्ट को, ठीक है,
और समुद्र को जो है, बड़े बड़े समुद्र को, इन सबको जो है ईजिली लांग सकता है, पार कर सकते हैं। अब मुझे हिमालय के ऊपर से जो है जाना है तो मैं फ़्लाइट के थ्रू जा सकता हूँ एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, चाहे कितना भी जो है माउंटेन उस वहाँ पे जो है हो। इसीलिए जो है नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं ना, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, वहाँ पे कनेक्टिविटी का सबसे जो इजी जो मोड है वो एयरवेज ही है। तो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ के लोग जो है जनरली एयरवेज का यूज करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। इंडिया में 1953 में एयरवेज को जो है एयर ट्रांसपोर्टेशन को नेशनलाइज किया गया, यानी इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। इसमें किया क्या गया कि जो एयर ट्रांसपोर्ट के जो कंपनीज़ है उसको जो है उसमें नेशनलाइज कर दिया गया, यानी कि सरकार ने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एयर इंडिया। एयर इंडिया जो है वो भारत सरकार के अंदर में रह करके चलने वाली एक कंपनी है, और यह डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों सर्विसेज जो है प्रोवाइड कराती है एयर इंडिया। एक है पवन हंस हेलीकॉप्टर। पवन हंस हेलीकॉप्टर जो है ये हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। किसको? ऑयल और नेचुरल गैसेस जो हैं, इसको अगर जो है हमें ऑयल और नेचुरल गैसेस जो कॉरपोरेशंस हैं उनको अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर ऑयल और नेचुरल गैस को जो है अगर भेजना है, जैसे एग्जांपल के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में या इंडिया के जो डिफ़िकल्ट टेरेंस वाला एरिया जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो वहाँ पे भेजने के लिए पवन हंस जो हेलीकॉप्टर है वो हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो है प्रोवाइड कराता है इनको। इसके अलावा एयर ट्रेवल जो है, इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि जो एयर ट्रेवल है वो कॉमन पीपल के रीच में नहीं है, बहुत कॉस्टली। आप जानते हैं कि एयर ट्रेवल करना बहुत कॉस्टली पड़ता है एज़ कम्पेयर टू रेलवेज़ एंड रोडवेज़। तो ये महंगा है, इसलिए जो है लोग बहुत ज़्यादा ट्रेवल नहीं कर पाते हैं एयरवेज़ के थ्रू। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए हैं, क्योंकि जो है वहाँ का एरिया ही ऐसा है कि वहाँ पे रेलवेज़ नहीं है कई जगह पे, और रोडवेज़ जो है बहुत मुश्किल से बनी है कई जगह पे। तो इसलिए जो है वहाँ पे एयरवेज़ को थोड़ा सा प्रमोट किया गया है, और कॉमन पीपल भी जो है वहाँ पे एयरवेज़ का यूज कर पाते हैं। अब आते हैं कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन क्या है? टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है ना, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ईजी हो गया है। यानी कि अगर मुझे यहाँ से जो है किसी दूसरे कॉन्टिनेंट के लोग से बात करना है तो मैं ईजिली जो है टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने की वजह से जो कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हुआ है, मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट का यूज करके हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं लोगों से। और बहुत सारे मीडियम्स है कम्युनिकेशन के। इसके अलावा टेलीविज़न है, रेडियो है, प्रेस है, फिल्म है, इसके थ्रू भी जो है हम कम्युनिकेट करते हैं। सॉरी। जैसे कि टेलीविज़न के थ्रू कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि प्रधानमंत्री हैं हमारे, उनको अगर कोई बात करनी होती है देश को, ठीक है, देश के लोगों को, तो टेलीविज़न पे आकर के जो है अपनी बात को रख सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों से एक साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं रेडियो के थ्रू, प्रेस के थ्रू, मीडिया के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा कई बार फिल्म बना करके भी जो है हम अपनी बातों को कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ये सब मीडियम्स हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन भी एक मीडियम है लोगों को जोड़ने का। इसके अलावा जो पोस्टल नेटवर्क है हमारे कंट्री के अंदर, वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क जो है हमारे कंट्री के अंदर है। और ये पार्सल के साथ साथ जो है पर्सनल रिटन कम्युनिकेशन को भी जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि मैंने चिट्ठी लिखा किसी को, तो वो भी जो है पोस्टल सर्विस के थ्रू जा सकता है। इसके अलावा अगर मुझे सामान भेजना है, मान लीजिए कि बुक्स भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो पार्सल भी जो है वो इंडियन पोस्टल सर्विस जो है वो भेज सकता है, जो भारतीय पोस्ट है। अब इसमें जो कार्ड्स और इन्वेलप होते हैं ना, जो लिफाफे होते हैं और जो कार्ड्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास मेल। और इसको जो है जल्दी पहुंचाना रहता है, तो इसको जो है कई बार एयरलिफ्ट किया जाता है, मतलब हवाई जहाज़ के थ्रू भी जो है भेजा जाता है दूसरी जगह पे जो है ना। तो इसको फर्स्ट क्लास मेल को अगर दूसरी जगह भेजना है, दूर दराज भेजना है, तो एयरलिफ्ट किया जा सकता है। सेकेंड क्लास मेल में क्या आता है? सेकेंड क्लास मेल में जो बुक का पैकेट है या न्यूज़पेपर हैं, जो मैगजीन्स हैं, इसको हम सेकेंड क्लास मेल बोलते हैं। तो जो आपके द्वारा लिखी गई जो चिट्ठी है, ठीक है, इन्वेलप्स हैं, लिफाफे हैं, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास मेल। और जो बुक पैकेट हैं, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, इसको हम बोलते हैं सेकेंड क्लास मेल। और इसको भेजने के लिए हम एरोप्लेन का यूज़ नहीं करते हैं, इसको भेजने के लिए लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया जाता है, यानी कि रोडवेज़ और वाटरवेज़ के थ्रू इसको भेजा जाता है। बहुत जल्दी से हम किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह भेज सकें, इसके लिए 6 मेल चैनल्स जो है चालू किए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कौन कौन से हैं? एक का नाम है राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल और
पीरियोडिकल चैनल। इंडिया में जो है जो टेलीकॉम नेटवर्क है एशिया के सबसे लार्जेस्ट कम्युनिकेशन नेटवर्क में से एक है। जो इंडिया के जो गांव हैं, ठीक है, उसका 2/3 विलेजेस जो हैं वो एसटीडी के थ्रू जो है कनेक्ट है। हालांकि अब इस पॉइंट का कोई बहुत मतलब नहीं है, आपकी बुक में हालांकि दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। एसटीडी वगैरह का यूज अब कोई बहुत ज़्यादा लोग करते नहीं है, अब लोग मोबाइल फ़ोन हर किसी के हाथ में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है 24 आवर एसटीडी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं। एसटीडी आप में से, मुझे नहीं पता है कि आप में से कितने लोगों ने आज तक टेलीफोन पे बात किया है। मोस्टली आपका जो जनरेशन है, जो स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोग जो है मोस्टली मोबाइल ही यूज करते हैं। तो हालांकि गवर्नमेंट ने जो है एसटीडी फैसिलिटी जो है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग फैसिलिटी जो है, वो गाँव के एरिया में भी जो है, दूर दराज के एरिया में 24 आवर सर्विसेज दे रखी है। अगर मोबाइल नहीं है तो आप एसटीडी के थ्रू बात कर सकते हैं। तो जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो क्या करता है, हमारे कंट्री को जोड़ता है। एक जगह से दूसरे जगह के एरिया के लोग जो है इसलिए एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं इस कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू। इसमें एक वर्ड है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? मास का मतलब क्या है? बहुत बड़ी संख्या के लोग। तो मास कम्युनिकेशन का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर जो है लोगों को, अगर हमें जोड़ना है, ठीक है ना, इंटरटेनमेंट पर्पस है या अवेयरनेस फैलाना है लोगों के बीच में, ठीक है, तो जो मास कम्युनिकेशन के थ्रू हम कर सकते हैं, रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट को कहना है कि सबको पोलियो ड्रॉप पिलाना है, तो गवर्नमेंट एक एक घर जा करके तो बोलेगी नहीं। इसके लिए क्या ईजी है? इसके लिए ईजी है कि आप टेलीविज़न पे जो है एडवर्टीजमेंट लाइए, रेडियो पे जो है अपनी बात को रखिए। तो जब हम इन सब मीडियम्स का यूज़ करते हैं ना, तो हम ईजिली जो है अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुँचा पाते हैं। तो एक ये ईजी वे है, इसके थ्रू हम अपनी बात को रख सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑल इंडिया रेडियो, जिसको हम आकाशवाणी के नाम से जानते हैं। ये बहुत सारे प्रोग्राम को जो है रीजनल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, नेशनल लैंग्वेज, जो ऐसा लैंग्वेज है जो पूरे कंट्री के लोग बोलते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी में ब्रॉडकास्ट करता है। दूरदर्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक चैनल है जो बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है टेलीकास्ट करता है। इसके अलावा इंडिया में बहुत सारे जो है न्यूज़पेपर, बहुत सारे पीरियोडिकल्स का मतलब होता है मैगजीन, जैसे जो एक हफ्ते के बाद, एक महीने के बाद, 2 हफ्ते में जो है एक बार छपते हैं, उसको पीरियोडिकल्स बोलते हैं। तो न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स जो है बहुत सारे पब्लिश किए जाते हैं इंडिया के अंदर। इंडिया में लगभग 100 डिफरेंट लैंग्वेजेस में और लोकल डायलेक्ट्स में जो है न्यूज़पेपर पब्लिश किए जाते हैं। और न्यूज़पेपर पब्लिश करने के मामले में सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर जो है वो हिंदी लैंग्वेज में पब्लिश किए जाते हैं, इसके बाद इंग्लिश में, और तीसरे नंबर पे है उर्दू। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है फिल्म रिलीज़ की जाती है। सबसे ज़्यादा फिल्म अगर किसी कंट्री में रिलीज होती है तो वो है इंडिया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक है, CBFC, ये जो बोर्ड है ये क्या काम करता है? ये जो है फिल्म को, चाहे वो इंडियन फिल्म्स हो या फॉरेन फिल्म हो, अगर वो भारत में रिलीज हो रही हैं तो उसको सर्टिफिकेट देने का काम करता है। आप देखते होंगे ना, जैसे आप मूवी जब देखते हैं तो शुरू में एक सर्टिफिकेट दिखाया जाता है कि इस मूवी को कौन सा ग्रेड दिया गया है, U ग्रेड दिया गया है, UA ग्रेड दिया गया है, A ग्रेड दिया गया है, किस टाइप की मूवी है ये। तो ये काम कौन करता है? CBFC करती है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन करता है। अब आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड पे। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड का मतलब है एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट एंड कंट्रीज़। अगर मान लीजिए कि मैं दुकान से कुछ खरीद रहा हूँ तो वो भी ट्रेड है, ठीक है। अगर जो है 2 देशों के बीच में या 2 राज्यों के बीच में अगर कोई सामान खरीदा जा रहा है, वो भी ट्रेड है। और यही ट्रेड जो है जब 2 कंट्री आपस में करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। और अगर कंट्री के अंदर ही 2 स्टेट्स या 2 गाँव के बीच में या 2 शहरों के बीच में अगर व्यापार हो रहा है तो उसको बोलते हैं लोकल ट्रेड। इसको हम जो है किसी भी मीडियम से कर सकते हैं, वाटरवे के थ्रू, यानी कि सी के थ्रू कर सकते हैं, एयरवेज के थ्रू, लैंड के थ्रू कर सकते हैं। तो किसी भी मीडियम के थ्रू जो है हम ट्रांसपोर्टेशन या ट्रेड कर सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड जो है जैसे जैसे फैला है, जैसे जैसे बढ़ा है, वैसे वैसे देश की जो है अर्थव्यवस्था भी बढ़ी है। यानी कि अगर कोई कंट्री जो है जितना ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है, जितना ज़्यादा दूसरे देशों के साथ व्यापार कर रहा है, वो कंट्री उतना ही डेवलप्ड माना जाता है। और रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो स्पेस बाउंड होते हैं। वो इसलिए जो है कोई कंट्री ऐसा नहीं कर सकता है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे ही नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आयरन ओर है, ठीक है, या बॉक्साइट है या पेट्रोलियम है, तो ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसके अंदर सभी मिनरल्स जो है अवेलेबल हों, ठीक है, या सभी जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों। तो होता क्या है ना कि आप किसी न किसी चीज़ में कमी आपके देश के अंदर रहती है, कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो आपकी कंट्री के अंदर नहीं होगा, तो उसके लिए आपको दूसरे देश के साथ व्यापार करना पड़ेगा, इंटरनेशनल ट्रेड करना ही पड़ेगा जो है। तो रिसोर्सेज चूँकि स्पेस बाउंड है, इसलिए कोई कंट्री बिना इंटरनेशनल ट्रेड के सर्वाइव नहीं कर सकती है।
तो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है। एक्स का मतलब होता है आउट, इम का मतलब इन, और पोर्ट का मतलब आप जानते हैं। जब हम पोर्ट से कोई चीज़ आउट करते हैं तो एक्सपोर्ट कहलाता है, और जब पोर्ट पे हम कोई चीज़ इन करते हैं यानी कि दूसरे देश से अपने देश के अंदर लाते हैं उसको इंपोर्ट कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में निर्यात और आयात कहते हैं। ठीक है, तो ट्रेड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, और इसके बीच का जो डिफरेंस है इसी को हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक कंट्री है, मान लीजिए इंडिया है। इंडिया मान लीजिए कि 100 रुपये का सामान जो है दूसरे देशों को बेचता है, जितने भी देशों से हम व्यापार करते हैं। मान लीजिए हम 100 रुपये का सामान बेचते हैं और दूसरे देशों से जितना सामान हम खरीदते हैं उसकी वैल्यू 90 रुपये है। ठीक है, हमने बेचा कितने रुपये का सामान, 100 रुपये का सामान, और ख़रीदा कितने रुपये का सामान, 90 रुपये का सामान। तो अब यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अगर एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट को माइनस करने के बाद अगर जो वैल्यू आ रहा है अगर वो पॉजिटिव में आ रहा है ना, तो उसको हम बोलेंगे कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है। ठीक है, यानी कि अगर एक्सपोर्ट अधिक है, इंपोर्ट का वैल्यू कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल बैलेंस। इसमें क्या हो रहा है, हमारा 10 रुपये बच रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर जो है इंपोर्ट अगर अधिक हो गया, मान लीजिए 100 रुपये का हम सामान खरीद रहे हैं और 90 रुपये का सामान जो है बेच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम बोलेंगे अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी कि इंपोर्ट ज़्यादा है, हम खरीद ज़्यादा रहे हैं, बेच कम रहे हैं। अब जो है, जो इंडिया का जो ट्रेड रिलेशन है ना, वो सभी मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स जितने भी मतलब वर्ल्ड के अंदर जितने लगभग कंट्रीज़ हैं ना, लगभग सबसे इंडिया जो है अपना ट्रेड रिलेशन रखा है, सबके साथ इंडिया व्यापार करता है। हम बहुत सारे चीज़ें एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे कि ज्वेलरी हम एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों को बेचते हैं, केमिकल्स बेचते हैं, और केमिकल कुछ प्रोडक्ट्स और भी हैं जिसको हम बेचते हैं, कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचते हैं जैसे अनाज वगैरह। ठीक है, तो ये सब हम बेचने का काम करते हैं, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। खरीदते क्या हैं, हम खरीदते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा खरीदते हैं हम क्रूड ऑयल। ठीक है, जेम्स ज्वेलरीज खरीदते हैं, कुछ केमिकल्स हम खरीदते भी हैं, कुछ केमिकल्स हम बेचते भी हैं, कुछ मेटल्स खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं, मशीनरी खरीदते हैं, एग्रीकल्चर कुछ प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम खरीद रहे हैं और कुछ चीज़ें जो है हम बेच रहे हैं, यानी कुछ एक्सपोर्ट है, कुछ इम्पोर्ट है। इंडिया जो है समय के साथ सॉफ्टवेयर जाइंट के रूप में उभरा है, यानी कि सॉफ्टवेयर के मामले में हम बहुत डेवलप्ड कंट्री बन गए हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा जो है हमारी अर्निंग हो रही है। जो फॉरेन एक्सचेंज है ना, जो विदेशी मुद्रा है, जो डॉलर है, US डॉलर, उसको हम बहुत ज़्यादा अर्न कर पा रहे हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। हम जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर जो है दूसरे देशों को बेचते हैं। अगला है टूरिज़्म एज ए ट्रेड। इंडिया में जो है 15 बिलियन लोग, 15 बिलियन यानी कि 1.5 करोड़ पीपल जो है वो डायरेक्टली जो है टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो पर्यटन उद्योग है। टूरिज़्म क्या करता है, टूरिज़्म जो है नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है, और जो हैंडीक्राफ्ट्स है, कल्चरल, हमारे जो देश का जो कल्चर है उसको प्रमोट करने का काम जो है टूरिज़्म करता है, और साथ ही साथ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग हमारे कंट्री के बारे में जो है डेवलप करने का काम करता है। जैसे दूसरे देशों के लोग जब हमारे कंट्री के अंदर आते हैं तो क्या करते हैं, वो आते हैं जब हमारे कंट्री के अंदर, तो हमारे देश को समझते हैं, हमारे कल्चर को समझते हैं, हमारे हेरिटेज को देखते हैं, बिल्डिंग्स जो मोन्यूमेंट्स है उसको देखते हैं, और हमारे कंट्री के बारे में एक आइडिया लगाते हैं। ठीक है, तो ये काम जो है, एक जो अंडरस्टैंडिंग जो डेवलपमेंट करने का काम है, वो टूरिज़्म करता है। फॉरेन टूरिस्ट जो है इंडिया में क्यों आते हैं, हेरिटेज टूरिज़्म के लिए, इको टूरिज़्म के लिए, यानी कि जैसे नेचर है उसको देखने के लिए, हेरिटेज बिल्डिंग्स है उसको देखने के लिए, एडवेंचर देखने के लिए। ठीक है, कल्चरल टूरिज़्म के लिए, मेडिकल टूरिज़्म बहुत फेमस है, यानी इलाज कराने के लिए भी लोग आते हैं, बिजनेस के लिए भी लोग आते हैं। तो ये सब जो है, इसके अलावा जो है टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए हमारे पास बहुत स्कोप है। हम और डेवलपमेंट जो है टूरिज़्म के मामले में कर सकते हैं, और बहुत सारे एफर्ट्स जो है गवर्नमेंट जो है इस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए लगा रही है। तो बस इतना ही था इस चैप्टर में। ये कुछ क्वेश्चन है, इसको आप देख लेंगे। ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स से क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।